Now next section 3.10, an unsolved mystery, the Collatz conjecture. जैसे हमने कैप्रिकर नंबर पढ़ा था, जैसे कि हमने कैप्रिकर मैजिक नंबर सीखा था इस चैप्टर में, अब आगे है द कोलैट्स कंजक्चर. लेट्स सी व्हाट इट इज. लुक एट द सीक्वेंस बिलो. ये सीक्वेंस यहाँ पर दी गई है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंसेज. इन सारे सीक्वेंसेज में एक ही रूल अप्लाई किया गया है. पहले हम सीक्वेंसेज को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है. यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल फॉलो किया जा रहा है. वो रूल क्या है, ए पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. आप देख रहे हो कि सीक्वेंस के बिगिनिंग में नंबर है 12. तो अगर जो सीक्वेंस, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है. तो ये नंबर इवन है, 12 इज एन इवन नंबर. तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा इस सीक्वेंस में वो इवन नंबर का हाफ हो जाएगा. तो 12 का हाफ 6 हो गया. अब 6 अगेन इवन नंबर है, हमें हर स्टेप पर चेक करना है कि इवन है या ऑड है. अब 6 अगेन इवन नंबर है, तो इसका फिर से हाफ हो जाएगा, तो आ जाएगा 3. लेकिन अब 3 इवन नंबर नहीं है, 3 क्या है, ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर के लिए जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो उसके 3 टाइम्स में 1 ऐड करके आएगा. यानी कि 3 का 3 टाइम्स हो गया 9 एंड +1 हो गया 10. तो जो नेक्स्ट नंबर आया वो 10 आएगा, विच इज़ अगेन इवन नंबर. अब 10 का हाफ आएगा क्योंकि 10 इवन नंबर हो गया है, तो 5 ऑड नंबर हो गया. अब ऑड नंबर के लिए क्या रूल है कि 5 का आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड करो, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 16, विच इज़ अगेन इवन नंबर. अब 16 से नेक्स्ट, अब 16 इवन है तो नेक्स्ट नंबर 8 आ जाएगा, विच इज़ अगेन इवन नंबर. 8 का हाफ 4, विच इज़ अगेन इवन नंबर. 4 का हाफ 2, विच इज़ अगेन इवन नंबर. एंड 2 का हाफ 1. 1 इज़ ऑड नंबर, बट हमारी सीरीज 1 पर स्टॉप होती है. तो कोलैट्स कंजक्चर जो रूल है उसमें यही डिफाइन किया गया है कि आप अगर ये रूल फॉलो करते हुए, कौन सा रूल, कि अगर इवन है तो उसका हाफ कर दो और उस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसको चेक करो कि अगर वो भी इवन है तो हाफ कर दो, और अगर ऑड नंबर है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, तो एंड में आपको 1 ही मिलेगा. हम बी पार्ट चेक कर लेते हैं. ये ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो 17 है, ऑड नंबर है. ऑड नंबर है तो हमें 3 टाइम्स करना है और उसमें 1 ऐड करना है. तो 17 3 टाइम्स इज 51 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 52. अब 52 इवन नंबर हो गया, तो जो सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर आएगा वो इसका हाफ आ जाएगा, विच इज़ 26. 26 इवन नंबर हो गया, तो अब इवन का हाफ नेक्स्ट नंबर 13. 13 इज एन ऑड नंबर. तो अब ऑड नंबर है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 13 का 3 टाइम्स, विच इज़ 39, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो विच इज़ 40. अगेन इट इज़ इवन नंबर. अब 40 इवन है तो नेक्स्ट नंबर सीरीज में इसका हाफ हो जाएगा, विच इज़ 20. 20 भी इवन नंबर है तो फिर से इसका हाफ लेंगे, विच इज़ 10. अब 10 भी इवन नंबर है तो नेक्स्ट हाफ हो जाएगा 5. अब 5 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 16, विच इज़ अगेन इवन नंबर. अब नेक्स्ट नंबर 16 का हाफ 8. 8 इज़ इवन नंबर. 8 के बाद 4, विच इज़ अगेन इवन नंबर. 4 के बाद 2, विच इज़ अगेन इवन नंबर, और 2 का हाफ हो गया 1. तो लास्ट में हम फिर से 1 पर पहुंच गए. तो यही कोलैट्स कंजक्चर रूल है कि अगर आप ये रूल फॉलो करोगे और कोई सीक्वेंस क्रिएट करते हो तो आपका सीक्वेंस हमेशा 1 पर एंड करेगा. सो द रूल इज 1 स्टार्ट्स विद एनी नंबर. आप कोई भी नंबर ले लो, अगर नंबर इवन है तो इसका हाफ लो नेक्स्ट, और अगर ऑड है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड कर दो, और ये हमेशा इसी तरह से रिपीट होगा. Notice that all 4 sequences above eventually reached the number 1. सारे sequences 1 पर end हो रहे थे. तो German mathematician Lothar Kolatz conjectured that the sequence will always reach 1. ये लोदर कोलैट्स ने मेंशन किया था, उन्होंने फाइंड आउट किया था कि ये रूल फॉलो करके आप कुछ भी सीक्वेंस बनाओ, आप हमेशा 1 पर पहुंचोगे, नो मैटर आपका नंबर कुछ भी हो बिगिनिंग में. ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ स्टिल अनसॉल्व प्रॉब्लम. दैट मीन्स ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं मिला है जो 1 पर ना एंड होता हो, तो ये अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि ये ट्रू ही है हमेशा हर सिचुएशन में. इट रिमेन्स अनसॉल्व प्रॉब्लम एज टू वेदर कोलैट्स कंजक्चर इज ट्रू. तो
अभी भी ये श्योर नहीं है कि ये कोलैट्स कंजक्चर हर सिचुएशन में ट्रू होगा, लेकिन अभी तक जितने भी सीरीज ट्राई किए गए हैं वो सब 1 पर एंड होते हैं। देयर इज़ नो एक्सेप्शन। इसको हम अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक सम मोर कोलैट सीक्वेंस। अब आप अपने आप से कोलैट सीक्वेंस बनाओ यही रूल फॉलो करते हुए और देखो कि क्या आप भी 1 पर पहुंचते हो। डू यू बिलीव द कंजक्चर ऑफ कोलैट्स दैट ऑल सच सीक्वेंस विल इवेंचुअली रीच 1? क्या आप भी बिलीव करते हो कि ऐसा हमेशा होगा? तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के ट्राई कर सकते हैं कि ये हमारे एग्जाम्पल में ट्रू है या नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, लेट्स से वी टेक 21। अब 21 ऑड नंबर है तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 21 का 3 टाइम्स प्लस 1 विच इज 64। ये इवन नंबर हो गया है तो नेक्स्ट नंबर इसका हाफ हो जाएगा विच इज 32। ये भी इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर फिर इसका हाफ हो जाएगा विच इज 16। ये भी इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर इसका हाफ हो जाएगा विच इज 8 एंड देन 4 एंड देन 2 एंड देन 1। तो हमारी ये सीक्वेंस 1 पर एंड हुई है। हम कोई और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से वी टेक द नंबर 33। 33 ऑड नंबर है तो नेक्स्ट नंबर 33 का 3 टाइम्स एंड उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो इट विल बी 100 विच इज इवन नंबर। 100 का नेक्स्ट नंबर विल बी 50 जो कि इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर विल बी 25 जो ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के लिए 25 का 3 टाइम्स प्लस 1 विच विल बी 76 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा जो कि इवन नंबर है। 76 का हाफ इट विल बी 38 जो कि इवन नंबर है। इसका हाफ 19 जो कि ऑड नंबर है। तो 19 से नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा सीक्वेंस में? दैट विल बी 58 जो कि इवन नंबर है। अगेन इसका हाफ हम करेंगे तो इट विल बी 29 विच इज ऑड नंबर। नेक्स्ट नंबर विल बी 88 which is even number. अब 88 से next number will be half of it which is 44 which is even number. Next number will be 22 which is even number. Next number will be 11 which is odd number. Next number will be 11 3 times plus 1 which is 34. So it is even number. And then half will be 17 which is odd number. And then next number 17 का 3 times and plus 1 which is 52. So again even number. Then 26 even number, 13 तो odd से next number will be 3 times plus 1 which will be 40 which is even number, and then half will be 20 even number. Next number will be 10 which is even number. 10 का half will be 5 which is odd number, and then 5 से again हम 3 times जाएंगे तो 15 plus 1 is 16 तो which is even number. Half of 16 is 8 even number. Half of 8 is 4 which is even number. Half of 4 is 2 which is even number, and half of 2 is 1 which is the end of series. तो आप किसी भी नंबर से और ट्राई करके देख सकते हो। कोलैट्स कंजक्चर विल एंड एट 1। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3.11 विच इज सिंपल एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है जब हमें एक्यूरेट नंबर नहीं पता लेकिन हमें आइडिया होता है। हम आइडिया कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कितना नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बैग का वेट कितना होगा तो आप एक्चुअल वेट नहीं बता सकते हो कि 4.5 kg, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अराउंड 4 kg होगा, अराउंड 5 kg होगा। तो ये जो आप अराउंड 4 kg और 5 kg कहते हो वो होता है एस्टिमेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं तो आप वहाँ पर एक एस्टिमेशन बताओगे कि मे बी 500, अराउंड 500, अराउंड 1000। तो ये जो अराउंड करके हम नंबर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन। दैट मीन्स हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है लेकिन हम गेस करके बता रहे हैं कि इसी के क्लोजर कोई नंबर होगा। At times, we may not know or need an exact count of things, and an estimate is sufficient for the purpose at hand. That means कभी कभी हमें एग्जैक्ट काउंट की ज़रूरत नहीं होती है या हमें नहीं पता होता है, और उस केस में अगर हम कुछ गैस करके नंबर
यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल हेड मास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल को पता होगा कि स्कूल में टोटल कितने बच्चे हैं, बट यू मे ओनली नो एन एस्टिमेटेड काउंट। लेकिन आपको सिर्फ आइडिया होगा कि शायद इतने, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि शायद 1000, शायद 150, शायद 400 या फिर 1000। तो जहाँ पर आप शायद करके नंबर बोलते हो, अराउंड या क्लोज टू दिस नंबर, वो होता है एस्टिमेशन। पारोमिता's क्लास सेक्शन हैज 32 चिल्ड्रन। पारोमिता की क्लास में 32 चिल्ड्रन हैं। द अदर 2 सेक्शंस ऑफ हर क्लास हैव 29 एंड 35 चिल्ड्रन। अब उसके जो बाकी 2 सेक्शंस हैं उसकी क्लास के, सपोज शी इज इन 6A, तो 6B में 29 चिल्ड्रन हैं, 6C में 35 चिल्ड्रन हैं। सो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर क्लास to be around 100. Along with class 6, her school also has class 7 to 10 and each class has 3 sections. अब पारोमिता के स्कूल में 6A, 6B, 6C ये क्लासेस तो हैं, इसके अलावा 7, 8, 9, 10 ये वाले क्लासेस भी हैं और हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं ABC। ये इस तरह से आप समझ सकते हो कि 9th में भी ABC है, 10th में भी ABC है। एवरी क्लास हैज़ ABC 3 सेक्शंस। शी अज्यूम्ड अ सिमिलर नंबर। अब क्योंकि उसने ये सोचा कि 6th ग्रेड में टोटल 100 बच्चे हैं, तो उसने यही सोचा कि शायद 7th में भी इतने होंगे, 8th में भी इतने होंगे, 9th में भी और 10th में भी। तो टोटल उसने बोला कि अराउंड 500 टोटल बच्चे होंगे। So she said around 500 children should be there in her school. तो ये जो around है, that means this is estimation, it is not exact. अब estimation पर based एक exercise है, figure it out. We shall do some simple estimates. कुछ simple estimates हम यहाँ करने वाले हैं. It is a fun exercise and you may find it amusing to know the various numbers around us. आपको अब थोड़ा सा surprising भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। रिमेंबर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर। हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेशन। आपको गैस करके ही बताना है या सोच के आइडिया लेकर के बताना है। फर्स्ट वन इज स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप कितने स्टेप्स लोगे फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से क्लासरूम तक जाने के लिए आप कितने स्टेप लोगे। तो अगर आप स्कूल में ही हो, बाहर ग्राउंड में खेल रहे हो, तो मे बी आप 100 स्टेप्स लोगे। अगर आप अपने घर पर हो और स्कूल चलकर जाना है तो आप फ्यू थाउजेंड स्टेप्स लोगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्लोज हो अपने क्लासरूम के। बी है अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आपका स्कूल ग्राउंड अगर आप उसे बिगनिंग से लेकर के एंड तक कवर करो तो आप कितने स्टेप्स लोगे। तो आई विल गेस मे बी 300 स्टेप्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट। आपके क्लासरूम डोर से स्कूल के गेट तक आप कितने स्टेप्स लोगे। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्लासरूम स्कूल गेट से कितना दूर है, कितना पास है, इट कैन बी फ्रॉम 50 to 500 ऑल्सो। तो आप अपना गैस यहाँ पर फिट करो कि आपके यहाँ कितने हैं। डी इज़ फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम। अगर आप स्कूल से घर आते हो वॉक करके तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो लेट्स एस्टिमेट 3000 स्टेप्स। तो अगर आपका स्कूल इससे पास है, अगर आपका स्कूल इससे दूर है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप यहाँ पर अपने स्टेप्स का गैस कर सकते हो। नंबर 2 इज नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक इन अ मिनट। आप कितनी बार अपनी आंखें ब्लिंक करते हो 1 मिनट में। आई वुड से 20 टाइम्स। आप अपने गैस लिख सकते हैं। इन एन आवर, अब देखो 1 मिनट में अगर 20 टाइम्स कर रहे हैं तो आर के लिए हम क्या करेंगे, हम 20 और 60 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इट विल बी अराउंड 1000 टाइम्स। और इन अ डे, तो इन अ डे में भी इट विल बी 18,000 टाइम्स, क्योंकि अगर 1 आवर में हम 1000 टाइम्स कर रहे हैं तो डे में 18 आवर्स हम जागे हुए होते हैं, बाकी 6 आवर्स हम सोए हुए होते हैं, 7-8 आवर्स हम सोए हुए होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हो। नंबर 3 इज नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। आप अपने आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स को बताओ। अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, जो कि कुछ हज़ार हों। तो ऐसा क्या हो सकता है जो कुछ हज़ार हों। तो सबसे पहले तो हेयर हो सकते हैं, आपके सर के बाल। more than 10,000 in number, maybe the words in your book, that can be
That can be more than 10,000. Now estimate the answer. Try to guess within 30 seconds. चैलेंज है, 30 seconds में आपको करना है और ये फन एक्टिविटी है, आप क्लास में अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो. फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ टेक्स्ट बुक. कितने वर्ड्स होंगे आपके मैथ के टेक्स्ट बुक में? मोर देन 5,000 या लेस देन 5,000? सो आई वुड से इट विल बी मोर देन 5,000. नंबर 2 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस. आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो बस से ट्रेवल करते हैं? मोर देन 200, लेस देन 200, तो मे बी मोर देन 200. नंबर 3 इज रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क इन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल. रोशन को दूध खरीदना है जिससे कि वो 3 टाइप्स के फ्रूट्स के साथ में फ्रूट कस्टर्ड बना सके और जो 5 लोगों के लिए काफ़ी हो. ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट टू बी 100. उसको लगता है कि इसके लिए उसे 100 रुपीज़ लगेंगे. डू यू अग्री विद हिम? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब देखो, उसे 3 टाइप्स के फ्रूट खरीदने हैं और उसे मिल्क खरीदना है. तो मिल्क अगर वो 1 लीटर भी लेता है एंड 3 टाइप्स के 3 फ्रूट्स खरीदता है, ईच फ्रूट 1, तो उसे टोटल लेट्स से एप्पल लेता है, बनाना लेता है एंड ग्रेप्स लेता है. तो ये अगर वो 3 टाइप्स के फ्रूट लेता है तो आप अपने एस्टिमेट से यहाँ पर यस और नो बता सकते हो. नंबर 4 इज एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड. अब देखो, गुजरात है यहाँ पर एंड नागालैंड है इस तरफ. तो गुजरात के गांधीनगर से लेके नागालैंड तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये इंडिया का मैप है. तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो इट विल बी फ्यू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर. सो ये एक एस्टिमेट है. नेक्स्ट है नंबर 5. शीतल इज इन ग्रेड 6. शीतल ग्रेड 6 में है एंड सेज, और वो ये कहती है कि शी हैज स्पेंट अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट. उसने अभी तक स्कूल में 13,000 घंटे 13,000 आवर्स बिताए हैं. डू यू अग्री विद हर? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर लगता है तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं है या क्यों नहीं है. देखो, 1 डे में 24 आवर्स हैं और उसमें से आप 5 और 6 आवर्स स्कूल्स में स्पेंड करते हो. तो अराउंड 5 और 6, दिस मच टाइम यू स्पेंड इन योर स्कूल. इन 1 ईयर you go to school for let's say 200 days. So in 1 year how much time you spend in school? So 200 times 5, which is 1000 hours. In 1 year you spend only 1000 hours in school. अब शीतल grade 6 में है, तो let's say she starts from KG. So she starts from KG1, KG2, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 and grade 6. So total she has spent these many years. Total 8 years she has spent in school. अब 8 years में वो total कितने hours स्कूल में spend कर चुकी होगी? Around 8,000 hours, a little more or less. तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर आपके स्कूल में अगर आप 6 to 7 आवर्स स्पेंड करते हो, आपका स्कूल अगर इससे ज़्यादा दिन खुलता है तो आप अकॉर्डिंगली ये सब एस्टिमेट कर सकते हो. आप अपने स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर सकते हो. मेथड आप यही यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. Earlier people used to walk long distances as they had no other means of transport. पहले ट्रांसपोर्ट के इतने मीन्स नहीं होते थे, ट्रेन्स, बसेस, कार्स नहीं होती थी, तो लोग अक्सर वॉक करके जाया करते थे, पैदल चल के जाया करते थे. सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस. अगर आप अपनी नॉर्मल स्पीड से वॉक करते हो, अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम. अब यहाँ पर आपको लगभग कितना टाइम मिलेगा जो ABC पार्ट में मेंशन किए गए हैं स्पेस यहाँ पर वॉक करने के लिए. तो A पार्ट करते हैं, योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेस. आपके करंट लोकेशन से जहाँ पर आप इस टाइम हो वहाँ से आपके फेवरेट प्लेस तक जाने के लिए. तो लेट्स से आप अभी अपने घर पर हो और घर से अगर आपको मार्केट तक जाना है तो मार्केट तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी दूर है, कितनी पास है. तो अगर मार्केट पास है तो हो सकता है आपको लगभग 3,000-4,000 स्टेप्स लेने पड़े, और अगर मार्केट दूर है तो हो सकता है आपको 10,000 स्टेप लेने पड़े. डिपेंड्स ऑन वो कितना दूर है. तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर नंबर चूज कर सकते हो. B है योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग सिटीज़ कैपिटल सिटी. अपनी करंट लोकेशन से जहां आप अभी हो वहां से अपने पास के स्टेट के कैपिटल तक, राजधानी तक पहुंचने के लिए आपको
कितना टाइम लगेगा अगर आप चल के जाओगे। सपोज़ अभी आप अगर दिल्ली में हो और दिल्ली से आप यूपी के लिए, कैपिटल हो गई लखनऊ, तो लखनऊ के लिए अगर आप पैदल चल के जाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो इसमें आपको डेज लगेंगे, यहाँ तक कि मंथ्स भी लग सकते हैं। तो पैदल चलकर जाने में आपको इतना टाइम यहाँ पर लगेगा। आप चूज़ कर सकते हो 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज अकॉर्डिंगली। इन क्वेश्चंस में कोई भी आंसर करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और अभी आप एस्टिमेशन सीख रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग गैस करके क्या आंसर देते हो वही होगा, इसमें कुछ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज कन्याकुमारी। एंड नदर्न मोस्ट पॉइंट इज हिमालय इन लद्दाख। सो लेट्स से आप अगर कन्याकुमारी से लद्दाख के लिए चलते हो, लेह के लिए चलते हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा वॉक करके जाने में? तो इट मे टेक एन ईयर ऑल्सो, हो सकता है आपको 1 साल लग जाए। नंबर 7 है मेक सम एस्टिमेशंस। आप अपने आप से ऐसे कुछ एस्टिमेशन क्वेश्चंस तैयार करो और अपने क्लासमेट्स के साथ यू कैन डू द फन एक्टिविटीज।